So, हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। हम लोग ने सुपर पोजीशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। अगर तुमको याद होगा तो हमने स्टेशनरी वेव का कहानी स्टार्ट किया था। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, कैसे हम स्टेशनरी वेव को फॉर्म करते हैं, नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के डिफरेंस क्या क्या हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन की कहानी। फिर हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक एंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन एयर कॉलम। फिर हम लोग एयर कॉलम का डिस्कशन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना। ओके, फिर हम एंड करेक्शन की बात करेंगे। ओके, तो आज अच्छा खासा हम टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो लेट अस स्टार्ट विद अ लेक्चर। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक साथ पूरा वीडियो खत्म करो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ओके, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव? प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है और स्टेशनरी वेव क्या होता है? लाइक मैंने तुमको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था लास्ट लेक्चर में, भाई प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है और स्टेशनरी वेव क्या होता है। प्रोग्रेसिव वेव जो नाम में ही हमको पता है कि नाम में ही हमको दिख रहा है भाई, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या आएगा? प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है कि ऐसा वेव जो चलता जाए, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे देखो, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट हो गया, ये चलता जा रहा है। ओके, अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टेशनरी आएगा, हार्मोनिक लिखेगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी वेव। तो व्हाट इज स्टेशनरी वेव? ओके, स्टेशनरी वेव मतलब ये दो एंड के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में जस्ट ऑसिलेट होता रहेगा। ओके, दो टर्मिनल के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। यहाँ पे दो फिक्स्ड टर्मिनल है, दो फिक्स्ड एंड है और इनके बीच में ये ऑसिलेट होता रहेगा। यहाँ पे कोई एक्चुअल मूवमेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा, कोई एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये जो वेव है वो मूव होता हुआ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ ऊपर नीचे तुमको ऑसिलेट होता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे तुमको लूप फॉर्मेशन दिखेगा। ओके, सो यहां पे अगर हम बात करें तो हर एक पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं सेम एम्पलीट्यूड बनाएगा। अगर हम बात करें हर एक पार्टिकल का, ओके, प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल जब ऑसिलेट हो रहा है तो ये सेम एम्पलीट्यूड बनाएगा। हर एक पार्टिकल अपना अपना सेम एम्पलीट्यूड बनाएगा। मतलब कुछ समय बाद ये भी मैक्सिमम पे जाएगा, कुछ समय बाद ये भी मैक्सिमम पे जाएगा, कुछ समय बाद ये भी मैक्सिमम पे जाएगा। सब कहीं ना कहीं सेम एम्पलीट्यूड बनाएंगे। मतलब कुछ ऐसे, जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो सब कहीं ना कहीं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनाएंगे, सब कहीं ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनाएंगे। ऐसा अपीयर होगा, इट्स अपीयर टू बी मूविंग। ओके, बट स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट जो बहुत मैक्सिमम बनाएंगे, जैसे ये वाले पॉइंट, ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट होंगे, ये सबसे मैक्सिमम बनाएंगे, जिसको हम एंटी नोड बोलते हैं। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम नोड बोलते हैं। तो हर एक पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनाएंगे स्टेशनरी वेव में? द आंसर इज नो, हर एक पार्टिकल नहीं बनाएंगे। ओके, यहां पे अगर हम देखें तो हर एक पार्टिकल के पास अपनी खुद की एक वेलोसिटी है। ओके, मतलब एक वेव के पास भी अपनी एक वेलोसिटी है, मतलब वेव के पास अपनी खुद की एक वेलोसिटी है। बट यहां पे कोई नेट वेलोसिटी नहीं है वेव के पास, बिकॉज वेव इज नॉट मूविंग। ओके, द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, नो डाउट, बट सारे के सारे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं होगा। जैसे ये वाली पार्टिकल, जो नोड पे पार्टिकल है, ये नहीं मूव कर रही है, ध्यान दो, ये नहीं मूव कर रही है। तो अगर ये नहीं मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि भाई इसके पास जो नेट वेलोसिटी है दैट इज जीरो। तो हर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी, द आंसर इज नो। ओके, ऑल पार्टिकल does not have velocity, so the wave doesn't moving in particular direction. Clear? Yes or no? हाँ या ना? यहां पे वही चीज हो रही है, यहां पे वो मूव कर रही है। मतलब सिंस यहां पे वो वेव मूव कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगा भाई, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके,
बट वहीं पे अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे जो एनर्जी है वो इस दो पॉइंट के बीच में सैचुरेटेड है। ओके, इन दो पॉइंट के बीच में हम बोल सकते हैं कि भाई यहां से एनर्जी यहां जा रही है, फिर यहां से एनर्जी यहां जा रही है, मतलब कोई नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है एनर्जी का। यहां पे कोई नेट ट्रांसफर एनर्जी का तुमको नहीं देखने मिलेगा, मतलब इस जगह से इस जगह एनर्जी आ जाए ऐसा हमको देखने नहीं मिलेगा, याद रखना। इन दिस सिचुएशन ओके, मतलब यहां पे कोई नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव। ओके, कहानी समझ में आ रही है? यहां पे वेलोसिटी रहेगी भाई, पार्टिकल के पास भी वेलोसिटी रहेगी और अपनी वेव के पास भी वेलोसिटी रहेगी भाई, बिकॉज वेव अपीयरिंग टू बी मूविंग। ओके, जैसे मान लो कि तुमने पानी है, पानी में तुमने एक पत्थर डाला तो जो वेव बन रहे हैं वो तुमको कुछ तो आगे जाते हुए दिख रहे हैं। बट मान लो कि तुम्हारे पास एक गिटार है, गिटार यहां पे फिक्स्ड है, यहां पे उसका स्ट्रिंग फिक्स्ड है। अब तुमने गिटार का जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रक किया तो वो वाइब्रेट तो हुआ, बट वो वाइब्रेट दो पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट रह गया। दैट इज अ स्टेशनरी वेव, दैट इज अ स्टेशनरी वेव। क्लियर? मतलब मान लो कि ये दो पॉइंट है, इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, तुमने इसको स्ट्रक किया तो ये ऐसा, बस यही ऐसा ही लूप बना रही है, एक लूप बना के ऐसा ऐसा जगह पे ही वाइब्रेट हो रहा है, जगह पे ही वाइब्रेट हो रहा है। ओके, दिस कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो सिंस भाई वो जगह पे ही वाइब्रेट हो रहा है तो उसके पास कोई नेट वेलोसिटी नहीं है आगे जाने की, और नेट वेलोसिटी नहीं है आगे जाने की, इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई एनर्जी ट्रांसफर करना, वेलोसिटी जब मूव ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी वी नेट ही नहीं है तो भाई एनर्जी ट्रांसफर होने का सवाल ही नहीं बता होता। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? समझा? ओके, सो जनरली इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं डिस्टिंग्विश, और इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश पूछ लेते हैं इसके बीच में कि भाई डिस्टिंग्विश बताओ, तो सवाल इसके ऊपर बनते हैं, स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर डिस्टिंग्विश के सवाल बनते हैं, तो ध्यान देना। ओके, चलो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। भाई ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, अगर तुमको याद होगा तो जब हमने ऑसिलेशन खत्म किया था तो ऑसिलेशन में ऑलरेडी ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। ओके, वहां पे फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन, बस वहां पे फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन डिस्कस किया है, बट अगेन वापस हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन का जो डिस्कशन है वो सेम रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। ओके, फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है इनिशियली मैंने उसको कोई फोर्स दिया और फिर मैंने छोड़ दिया और वो अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, वो अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, यस और नो? बाद में रुक गया, मतलब वो जो वाइब्रेट कर रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। मैंने एक बार फोर्स दिया और वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तुम लोग देख सकते हैं, यस और नो? बस रुक गया। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है? व्हाट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन? भाई हर बार उसको ऑसिलेट करने के लिए मेरे को फोर्स देना पड़ रहा है, देख लो, हर बार उसको वाइब्रेट करने के लिए मेरे को फोर्स देना पड़ रहा है, हर बार उसको वाइब्रेट करने के लिए मेरे को फोर्स देना पड़ रहा है, हर बार। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस रॉड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, वो डिपेंड करेगी कि ये जो फोर्स है ये किस फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट करा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैं स्लो वाइब्रेट कराऊं तो ये स्लो वाइब्रेट होगा, बट वहीं पे अगर मैं इसको फास्ट वाइब्रेट कराऊं तो ये फास्ट वाइब्रेट होगा। देखो ध्यान से, फास्ट वाइब्रेट होगा, यस और नो? ओके, फास्ट वाइब्रेट होगा। समझ में आ रहा है? मतलब फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है कि भाई एक बार फोर्स लगा दिया, उसके बाद फोर्स हटा दिया और वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है या फिर वाइब्रेट कर रही है। ओके, सो वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके भाई, ये जो वाइब्रेट करती है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। ओके, बस तुमने स्टार्टिंग में ही फोर्स लगाया, उसके बाद तुमने फोर्स हटा लिया, बस यहां पे ये वाइब्रेट करती है, उसके वाइब्रेट विथ द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? ओके, इसकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? यस और नो? ओके, तो ये फ्री वाइब्रेशन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ये होगा, और ये फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हम देखने जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको कुछ तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर रेजिस्टेंस एट द एंड ये डैम्ड हो जाने वाला है। डैम्ड हो जाने वाला मतलब डेड हो जाने वाला, मतलब रुक जाने वाला, ये ऐसा। जैसे मान लो कि अगर मैंने इसको यहाँ पकड़ा और मैंने एक फोर्स दिया तो ये ऑसिलेट करेगा, उसके बाद कुछ समय बाद रुक जाएगा। देखो ये हो गया डैम्ड, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? फोर्स में ऐसा नहीं होगा भाई, फोर्स में ये तब तक चलते रहेगा जब तक तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स है।
ये रुकेगा ही नहीं। यस और नो, मतलब यहां पे अगर हम देखने जाए तो यहां पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। क्यों? रोल तो है, फ्रिक्शन वहां प्रेजेंट तो है, बट उस फ्रिक्शन को अगेंस्ट उसको एक मोशन में जाने के लिए एक फोर्स वहां पे है, वहां पे एक्सटर्नल। अब यहां पे एयर रेजिस्टेंस है, बट वो एयर रेजिस्टेंस को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट है एक एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? यस और नो? ओके, तो भाई यहां पे अगर हम बात करें तो ये आफ्टर सम टाइम इसका जो ये है एम्पलीट्यूड है वो डेड हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर सम टाइम इट्स एम्पलीट्यूड बिकम जीरो। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। ओके, यहां पे एम्पलीट्यूड रिमेन सेम until the external force act on it. Amplitude remains same until the external force act on it. Okay, तो ऐसा रहेगा ये। अब अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्यूनिंग फोर्क तुमने मारा, एक बार स्ट्रक किया, एक बार तुमने रबर पैड पे मारा और उसके बाद वो वाइब्रेट कर रहा है। वो किससे वाइब्रेट कर रहा है? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तुम सिंपल पेंडुलम ले लो, एक बार तुमने सिंपल पेंडुलम को इधर लाया, छोड़ दिया, अब जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट इज n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट l बाई जी, वो उसी से वाइब्रेट करता रहेगा, g/l। ओके, वो उसी से वाइब्रेट करता रहेगा। यस और नो? बट वहीं पे अगर हम बात करें, तुमने देखा रहेगा कॉन्क्रीट ब्रेकर, भाई रोड वगैरह बनते रहते हैं। ओके, सो वहां पे देखो कॉन्क्रीट ब्रेकर देखा रहेगा, तो कॉन्क्रीट ब्रेकर जो होते हैं दैट इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। भाई तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी उसको रन कर रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो चलना बंद हो जाएगा। मतलब वहां पे वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी मोटर से जुड़ी हुई है, मोटर की फ्रीक्वेंसी है, मोटर घूम रहा है, उसके हिसाब से वो घूम रहा है। मतलब वो जो वाइब्रेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन। और हमने एक और फिनोमिना पढ़ा था, अगर तुमको याद होगा, कि भाई अगर किसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी फोर्स एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है तो उस टाइम पे एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। हमने ये चीज डिस्कस की है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको। अब इस पे भी जो सवाल बनते हैं सेम बनते हैं डिस्टिंग्विश के, डिफरेंस बिटवीन आता है इसमें, सेम सवाल 2 मार्क के लिए, और आया हुआ है, ये नहीं कि आता है, आया हुआ है एग्जाम में, याद रखना 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये भी पूछ चुका है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव, और फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन भी पूछ चुका है एग्जाम में। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। ओके, अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करो, अच्छे से तुमको पॉइंट मिलेंगे, 3-4 पॉइंट याद कर लो, और जितने मार्क के लिए आ रहा है, अगर 2 मार्क के लिए आ रहा है तो 2 पॉइंट आराम से मेंशन कर दो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोनिक एंड ओवरटोन। ओके, चलो ये थोड़ा सा अब कहानी आ जाती है, थोड़ा सा हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, जो कि उतना अच्छा नहीं है मेरा म्यूजिक, बट फिर भी थोड़ा फिजिक्स के रिगार्डिंग थोड़ा बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज हार्मोनिक? ओके, व्हाट इज हार्मोनिक? देखो हार्मोनिक क्या है, किसी भी साउंड का उसका बेस फ्रीक्वेंसी। ओके, उसका बेस फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो हर एक साउंड के लिए, हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे बेस फ्रीक्वेंसी, भाई ये कम से कम फ्रीक्वेंसी पे बजेगा, इससे कम नहीं बज सकता ये, तो सबसे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उस चीज की दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मतलब द बेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने बताया म्यूजिक, हमको 7 सुर पता है, सा रे गा मा प ध नी सा, वापस अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सा है ना, उसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो है वो 240 हर्ट्ज है। ओके, अब 240 हर्ट्ज के बाद जब वो हमको मिलेगा तो वो 480 हर्ट्ज मिलेगा। मतलब जो नेक्स्ट वाला सा है, अगर थोड़ा बहुत जो मेरे को आइडिया है, सा रे गा मा प ध नी, अब जो नेक्स्ट वाला सा आ रहा है, ये वाला जो सा आ रहा है नेक्स्ट वाला, इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला आ रहा है, ओके, इसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। ओके, तो ऑक्टेव क्यों? क्योंकि देखो ये 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां। ओके, बट ये जो ऑक्टेव है ना, इसका मतलब 8वां नहीं होता, इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है। थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑक्टेव है मतलब फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स हो रही है ना।
ऑक्टेव मतलब वो 8वीं बार आ रहा है, बट वो जो 8वीं बार आ रहा है वहां पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी। मतलब अगर मान लो कि यहां पे जो सा की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 240 हर्ट्ज, ओके, तो यहां पे जो नेक्स्ट वाला सा आएगा ना दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस 240, दैट इज 480 हर्ट्ज, दैट इज 480 हर्ट्ज, ओके। तो ये जो 240 है ना इसको ही हम बोलते हैं हार्मोनिक, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके, इसको ही हम बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल बोल लो या फिर बेसिक फ्रीक्वेंसी बोल लो, क्लियर। इसको ही तुम फंडामेंटल बोल लो या फिर बेसिक बोल लो या फिर हार्मोनिक बोल रहे हो, इज द सेम। मतलब हर एक साउंड का अपना एक बेस ये है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है, ओके, सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है, उससे कम नहीं है ऐसा। तो अब जो नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी वो दे रहा है, जैसे नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी दे रहा है नेक्स्ट सा, तो नेक्स्ट सा पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है दैट इज 480 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटोन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटोन, ओके, इसको हम बोलते हैं ओवरटोन। अब क्या इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी? बट ऑब्वियस इसके बीच में फ्रीक्वेंसी होगी। क्या हम उसको ओवरटोन नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ओवरटोन इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल, वो हमेशा याद रखना तुम्हारे हार्मोनिक का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ओके। तो यहां पे अगर तुम देखो, अगर मान लो तुम इसको n ले लेते हो तो दिस इज नथिंग बट अ ट्वाइस ऑफ n, दिस इज नथिंग बट अ ट्वाइस ऑफ n, ओके। तो ओवरटोन हमेशा हम उसी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे जो तुम्हारे हार्मोनिक का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मतलब एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, बट एक इंटीजर 1.5 टाइम्स नहीं होगा, वो याद रखना, ओके। दैट इज नॉट अ 1.5 टाइम्स, वो कभी डेसिमल मल्टीपल नहीं हो सकता, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा। तो अगर तुम्हारे पास हार्मोनिक है मान लो 100, तो उसका जो ओवरटोन होगा वो होगा 200, 300, 400, 500, 600, 700, कितना भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट इट शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल, इट शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर बात में आ रहा है? यस और नो? द बेसिक आइडिया आई एम गिविंग टू यू कि भाई क्या होता है हार्मोनिक, क्या होता है ओवरटोन, ओके। सो थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज हार्मोनिक? व्हाट इज हार्मोनिक? तो इट इज the fundamental frequency, it is the fundamental frequency, okay, fundamental frequency है ये। what is overtone? Overtone is nothing but an integral multiple of that harmonic, it is a integral multiple ऑफ हार्मोनिक। अब कहीं कहीं होगा कि भाई वो सिर्फ ऑड इंटीग्रल होगा, कहीं कहीं होगा कि वो सिर्फ इवन इंटीग्रल होगा, कहीं कहीं होगा कि ऑड और इवन दोनों होगा, बट वो इंटीग्रल होगा, याद रखना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे तुमको 100 हर्ट्ज है तो अगला जो होगा वो 300 हर्ट्ज होगा, मतलब वहां पे 200 हर्ट्ज है ही नहीं, बिकॉज इवन प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बट रहेगा वो इंटीग्रल, वो रहेगा इंटीग्रल, याद रखना, ओके। तो ओवरटोन मतलब जो इंटीग्रल मल्टीपल है। क्लियर बात समझ में आया? यस और नो? हाँ या ना? कहानी समझ में आया हार्मोनिक और ओवरटोन का? ओके, इसके ऊपर भी भाई सवाल पूछ लेते हैं, ये भी 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। सबसे ज्यादा हमको जो मैंने अभी तक देखा है, मैं बच्चे लोग का जब मैं पेपर चेक करता हूं ना, तो यही चीजें होती है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना वो 1 या 2 मार्क वाले में होती है, क्योंकि 3 मार्क वाला तो डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन कहीं ना कहीं हमको पता है कि भाई ये डेरिवेशन है, ये कर लो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जो 1 मार्क जो 2 मार्क वाला होता है, जो एमसीक्यू होता है, वहां पे हम अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं वहां पे? क्योंकि वो हमको पता नहीं है वो कहां से आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसके लिए जब कभी भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर्स पढ़ा रहा है, तो ध्यान दो कि भाई टीचर्स वो चीज बताता है तुमको, वो बताएगा, वो स्पेसिफिक करेगा कि ये सवाल 2 मार्क के लिए बन सकते हैं, ये सवाल 1 मार्क के लिए बन सकता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रेजेंट रहो। तो जब तुम प्रेजेंट रहोगे तो डेफिनेटली तुमको समझ में आएगा कि कहां से 1 मार्क का सवाल बनेगा, कहां से 2 मार्क का सवाल बनेगा। और अगेन मैं वापस ये चीज बता रहा हूं कि रीड द टेक्स्ट बुक, जितना तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना उतना तुम्हारा 1 मार्क और 2 मार्क का सवाल कवर हो जाता है, याद रखना, ओके। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोनिक और ओवरटोन तुमको और क्लियर होगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे एयर कॉलम में, ओके। तो यहां पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन द एयर कॉलम, ओके। कैसे एयर कॉलम? तो हमारे पास 2 तरह के एयर कॉलम है। सबसे पहली बात तो हमारे पास 2 तरह के एयर कॉलम है, एक है ओपन एट बोथ एंड, मतलब एयर कॉलम इज लाइक पाइप,
याद रखना एयर कॉलम इज लाइक पाइप। तो हमारे पास एक एयर कॉलम है जो दोनों एंड से ओपन रहेगा, ओके, दोनों एंड से ओपन रहेगा, और एक एयर कॉलम है जो एक एंड से क्लोज रहेगा और एक एंड से ओपन रहेगा। तो हम ऐसा लिख देते हैं क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड। क्लियर? तो हमारे पास दो एयर कॉलम है, एक है ओपन एट बोथ एंड और एक है क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, सो ओपन एट बोथ एंड मतलब ऐसा कुछ, तो ये दोनों एंड से ओपन है, देख लो, दिस इज ओपन एट बोथ एंड, दिस इज ओपन एट बोथ एंड। ओके, नेक्स्ट क्लोज्ड एट वन एंड, तो एक एंड से वो क्लोज रहेगा, तो लेट्स से इसको ऊपर से ओपन कर देते हैं और नीचे से इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये क्लोज्ड हो गया। ओके, ये क्लोज्ड हो गया। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? तो एक एंड से ओपन है, एक एंड से क्लोज्ड है, यहां पे दोनों एंड से क्लोज्ड है। बट हमको अगर बुक में दिखाना है तो बुक में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों एंड से ओपन करने के लिए ऐसा कर देते हैं, और इसको एक एंड से क्लोज करने के लिए हम सीधा एक लाइन बना देते हैं, जैसे ऐसा। ये अच्छा तरीका है बुक में दिखाने के लिए। भाई ऐसा हम दिखाते हैं तो वो इमेजिनेशन नहीं हो पाता, थोड़ा सा जब हम बनाते हैं इसके अंदर वेव बनाते हैं तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो ऐसे सिंपल से बना देते हैं कि भाई अगर दोनों एंड ओपन बोला तो दो लाइन बना दो, मतलब ये है एयर कॉलम, ये है पाइप, इट्स अ पाइप। ओके, तो ऊपर दोनों ओपन कर दो और यहाँ पे एक नीचे क्लोज कर दो, तो ऊपर ओपन हो जाएगा। दिस इज एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड, दिस इज द एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, अब इसके अंदर जब हम ये बनाते हैं, ओके, इसका जब वाइब्रेशन देखते हैं तो इसके अंदर अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो हमको ये चीजें याद रखनी है कि जब कभी भी हम बात कर रहे हैं ओपन एंड की, तो ओपन एंड में हमेशा हमेशा याद रखना है कि हमेशा एंटी नोड बनता है। एंटी नोड हमेशा क्या बनता है? एंटी नोड बनता है ओपन एंड पे। और जहां पे क्लोज्ड होगा, जो क्लोज्ड एंड होगा, वहां पे हमेशा तुमको नोड बनता हुआ दिखेगा, हमेशा तुमको नोड बनता हुआ दिखेगा। मतलब अगर हम ध्यान दें तो यहां पे हमको एंटी नोड बनता हुआ दिखेगा, ऐसा। देखो ये एंटी नोड है, दिस इज द एंटी नोड। ओके, यहां पे भी एंटी नोड बन रहा है, यहां पे भी एंटी नोड बन रहा है, तो दोनों जगह एंटी नोड बन रहा है, दोनों जगह एंटी नोड बन रहा है। ओके, ये एंटी नोड क्योंकि दोनों जगह से ओपन है ये। फिर यहां पे एक नोड बन रहा है, यहां पे एक एंटी नोड वापस बन रहा है, फिर यहां पे एक नोड बन रहा है। ओके, बट जो क्लोज्ड है वन एंड, यहां पे देखोगे तो एक एंड क्लोज्ड है, तो अगर एक एंड क्लोज्ड है तो जो क्लोज्ड वाला एंड है ना, यहां पे फिक्स्ड है कि यहां पे नोड बनेगा, और यहां पे फिक्स्ड है कि यहां पे एंटी नोड बनेगा। ओके, ये फिक्स्ड है, तो हम क्या ऐसे यहां पे देखो, तो दिस इज, यहां पे तुम देख सकते हो, तो यहां पे हमारे पास एक नोड है, फिर एक बीच में एक एंटी नोड है, फिर यहां पे वापस एक नोड है, और जहां पे ओपन एंड है वहां पे वापस एक एंटी नोड है। ओके, तो यहां पे हमको ये तो पता है भाई नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। बस हमको ये ध्यान देना है कि ये डायग्राम कैसा बनेगा, बिकॉज ये डायग्राम का बहुत महत्व है। तुमको ये डायग्राम समझेगा तो ही तुमको वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम समझेगा। ओके, तो उस डायग्राम को समझने के लिए तुमको ये दो कहानी याद रखनी है कि भाई जो तुम्हारा ओपन एंड है वो कहां बनने वाला है, वो बनने वाला है एंटी नोड पे। कहां बनने वाला है? एंटी नोड पे बनने वाला है। और जो तुम्हारा क्लोज्ड एंड है वहां पे क्या बनने वाला है? वहां पे बनने वाला है नोड। ओके, याद रखो भाई, जो ओपन एंड है वहां पे एंटी नोड बनेगा, जो क्लोज्ड एंड है वहां पे नोड बनने वाला है, ये हमेशा। तो अगर दोनों जगह से वो ओपन है तो दो एंटी नोड, ऊपर और नीचे एंटी नोड। यहां पे एक जगह से क्लोज्ड है तो ये हो जाएगा एंटी नोड और ये हो जाएगा नोड। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो एंटी नोड है ना, वो बनना कहां चाहिए? वो बनना चाहिए जहां पे ये ओपन है, इस जगह। बट वो बनता है इससे थोड़ा ऊपर, यहां कहीं। ओके, वो बनता है थोड़ा यहां कहीं, और ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। इसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं। ओके, मतलब एक्चुअल में जो ओपनिंग है, जो उस पाइप का ओपनिंग है या फिर उस एयर कॉलम का जो ओपनिंग है, एंटी नोड थोड़ा सा उसके ऊपर बनता है। ओके, उसके थोड़ा सा ऊपर, इन प्रैक्टिकल अगर हम देखने जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा बन रहा है। तो उस वो जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है जितना ऊपर वो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। ओके, तो लेट अस डिस्कस एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं, व्हाट इज एंड करेक्शन, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखो एंड करेक्शन क्या है, सबसे बेसिक अगर हम देखने जाएं तो ये है तुम्हारा एयर कॉलम, दिस इज द एयर कॉलम। यहां पे तुम्हारे पास ओपन एंड है, ये है इसका ओपन एंड, ये उसका ओपन एंड, दोनों ओपन है। ये इसका ओपन एंड है, दिस इज ओपन एंड, ओपन एंड। मैंने डॉट डॉट बताया है बट वो ओपन एंड है, याद रखना। ओके, ओपन एंड। ये है एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड।
ओपन एट बोथ एंड, एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई दोनों एंड पे वो ओपन है, दोनों एंड पे ओपन है ये। अब होगा क्या, ये जो एंटी नोड है ये यहां ना बन के यहां बन रहा है, बेसिकली इतना हाइट पे बन रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है, एंटी नोड यहां ना बन करके यहां बन रहा है। तो दिस डिस्टेंस कि भाई जहां पे एक्चुअल एंटी नोड बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एंड करेक्शन। मतलब एक्चुअल में अगर हम डायग्राम बनाने जाए तो ये एक्चुअल में ऐसा बन रहा होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा। यहां कहीं तुम्हारा ये बन रहा है एंटी नोड, यहां कहीं तुम्हारा नोड बन रहा है, यहां कहीं तुम्हारा एंटी नोड बन रहा है, यहां कहीं तुम्हारा नोड बन रहा है और यहां कहीं तुम्हारा एंटी नोड बन रहा है। समझ आ रहा है, एंटी नोड बन रहा है, ये आएगा। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना, समझा ये कहानी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं। अगर मतलब हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन open end of the pipe and actual point where antinode form, ओके। तो ये डिस्टेंस है, किसके किसके बीच में डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप, जहां पे वो ओपन है वो, और जहां पे हमारा एंटीनोड फॉर्म हो रहा है उनके बीच का वो डिस्टेंस है। इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन, इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन, इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। क्लियर, यस हाँ या ना। ओके, अब अगर हम देखने जाए तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, रेनॉल्ड्स ने हमको फॉर्मूला भी दिया था। सो बाय रेनॉल्ड्स उन्होंने हमको बोला कि भाई जो E है वो हमेशा 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर होगा। ओके, वेयर D इज नथिंग बट इनर डायामीटर ऑफ दैट पाइप। वेयर D इज द इनर डायामीटर ऑफ द पाइप। ओके, समझ में आ रहा है, सुनो। E तो एंड करेक्शन है, E तो हमारे पास एंड करेक्शन है, दिस इज एंड करेक्शन। बट जो D है वो है इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, मतलब बाहर क्या है उसको नहीं, एयर कॉलम मतलब हॉलो कितना है वो वाला पाइप का वो डायमीटर। ओके, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास एक मीटर का पाइप है, लेट्स से एग्जांपल फॉर 1 मीटर ऑफ पाइप डायमीटर। ओके, फॉर 1 मीटर ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप अगर मेरे पास, तो E का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए दैट इज 0.3 मीटर। मतलब अगर मेरे पास 1 मीटर का डायमीटर का पाइप है, मान लो कि ये 1 मीटर का डायमीटर का पाइप है। ओके, यस और नो। तो ये जो एंटी नोड है वो यहां कहीं बनेगा, मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर का रहेगा, जो कि अच्छा खासा डिस्टेंस है, 3/10। ओके, 1/3 डिस्टेंस है वो अगर हम देखने जाए तो। क्लियर, यस और नो, लगभग हाँ या ना, समझ में आ रहा है कहानी। ओके, मतलब एक्चुअल में जो तुम्हारा एंटी नोड बन रहा है वो ओपन एंड पे नहीं बन रहा, वो ओपन एंड से ऊपर बन रहा है, वो ओपन एंड से ऊपर बन रहा है। और वो कितना ऊपर बन रहा है, दैट इज 0.3 इन दिस सिचुएशन व्हेन द डायमीटर इज 1 मीटर। ओके, नहीं तो जनरल फॉर्मूला ये है, समझा, यस और नो। अब अगर हम ध्यान देंगे तो लेंथ में भी बदलाव आएगा हमारे। ओके, कैसे लेंथ में बदलाव आएगा, बिकॉज जब हम एयर कॉलम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 एयर कॉलम है। हमारे पास एयर कॉलम है जो कि दोनों एंड से ओपन है। तो अगर दोनों एंड से ओपन है मतलब दोनों जगह तुमको एल ये ऐड करना पड़ेगा, ई ऐड करना पड़ेगा द एक्चुअल लेंथ के लिए। तो हम बोल सकते हैं फॉर करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर ओपन एट बोथ एंड एंड closed at one end। तो अगर हम बात करें ओपन एट बोथ एंड तो तुम्हारा जो करेक्टेड लेंथ है वो बराबर हो जाएगा L + 2E। L इज द लेंथ ऑफ द पाइप। मान लो कि ये जो L है, ये जो हमने L लिया हुआ है,
ये हो गया लेंथ ऑफ द पाइप, ओके, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप। तो L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, प्लस उसमें 2E होगा। क्यों 2E होगा? बिकॉज तुम्हारा जो एयर कॉलम है, जो वाइब्रेशन है, जो वेव्स है, उसके अंदर ये जो डिस्टेंस है E और E, ये दोनों जगह ऐड हो रहा है, तो E प्लस E दैट बिकम 2E, तो यहां पे आ जाएगा L प्लस 2E, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, ओके, दैट इज द करेक्टेड लेंथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट एयर कॉलम। और वहीं पे अगर हम क्लोज्ड पाइप की बात करें तो क्लोज्ड पाइप के लिए सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि एक हैंड तो क्लोज्ड है उसका। देखो यहाँ पे भाई, अगर ये क्लोज्ड है तो तुमको एक ही एंड करेक्शन देखने मिलेगा, यहाँ पे ही खाली एंड करेक्शन देखने मिलेगा, यहाँ तो तुमको एंड करेक्शन देखने मिलेगा ही नहीं। तो उसमें खाली ये जो L है, इस L में अगर मान लो ये लेंथ ऑफ द पाइप है, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, अगर इफ L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, तो उसमें अगर तुम एक E ऐड कर दोगे तो दैट इज अ करेक्टेड लेंथ, दैट इज अ करेक्टेड लेंथ। तो यहाँ पे जैसे ही तुमने E ऐड कर दिया, L प्लस E, तो ये तुमको करेक्टेड लेंथ मिल गया। क्लियर, यस और नो? समझ में आया कहानी? एंड करेक्शन क्या होता है? यस, हाँ या ना? ओके, क्यों ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में कहीं ना कहीं हम लोग ये कहानी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, सो आई होप सबको समझ में आया। आज हमने जो भी डिस्कशन किया है, हम लोग ने आज डिस्कशन किया है, किसका डिस्कशन किया है हमने? आज हमने प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस देखा, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हमने फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन देखा, जो कि और इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक एंड ओवरटोन देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। ओके, फिर हमने कैसे नोड, कैसे एंटी नोड फॉर्म होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। ओके, फिर हमने डिस्कस किया एंड करेक्शन के बारे में। क्लियर, यस और नो? अब वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो मिस नहीं करना है। क्लियर? और अभी तक अगर तुमने वीडियो नहीं देखे इसके पहले, जो भी सुपर पोजिशन के जो भी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, तो JR कॉलेज पे जाओ, या फिर ऊपर सर्च करो JR कॉलेज 11th प्लेलिस्ट या फिर 12th प्लेलिस्ट, तुमको मिल जाएगा फिजिक्स का प्लेलिस्ट। ओके, तो वहां पे सारे के सारे चैप्टर्स वहां पे लिस्टेड हैं। ओके, चलो, सो भाई पढ़ते रहो। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।